दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुख्य शिक्षा में। दोस्तों सामान्य विज्ञान के जो वन लाइनर क्वेश्चन मतलब कि एक लाइन वाले क्वेश्चन आंसर हम आपको बता रहे थे और सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से बताए जाएंगे, जो कि आपका देख सकते हैं सामान्य विज्ञान। जो सामान्य विज्ञान है दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2021, इसकी मैंने एक प्ले लिस्ट बना दी है। प्ले लिस्ट को आप जाकर विजिट करिए, जिसमें आपको एमपी पुलिस के जो सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे और वन लाइनर क्वेश्चन भी है उसमें, और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मिलेंगे। लेकिन अब मैं आपको सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, इसलिए आपको वन लाइनर क्वेश्चन बताना पड़ रहा है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2021। दोस्तों डेट बहुत जल्द आ जाएगी, तो उसका आप बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करें, पढ़ते रहें अच्छे से। तो दोस्तों कल जो हमने क्वेश्चन आपको बताए थे वो लास्ट क्वेश्चन था, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो एफजी वेंटिंग ने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड्डियों में जो फास्फेट है, ठीक है, किस रूप में पाया जाता है? हड्डियों में फास्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट के रूप में। किसके रूप में? कैल्शियम फास्फेट के रूप में हड्डियों में फास्फेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो गैस का दाब। गैस का दाब किसके माध्यम से नापा जाता है? तो वो नापा जाता है मैनोमीटर के द्वारा। ध्यान रखना अच्छे से, मैनोमीटर के द्वारा गैस का जो दाब है वो नापा जाता है। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? ये एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है टेरामाइसिन। ये किस जीवाणु से प्राप्त होता है? ये तो ध्यान रखना कि अगर देखो प्रश्न इस प्रकार से बना कि टेरामाइसिन एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है जीवाणु से। लेकिन किस जीवाणु से प्राप्त होता है, तो उसमें आपको ये याद रखना है कि स्ट्रेप्टोकोकस जो रिमोसस जो आपका जीवाणु होता है इससे पाया जाता है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो ध्वनि की चाल है उस पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि की चाल पर दाब का। अगला देखिए दोस्तों, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया है। कॉस्मिक जो किरणें हैं उसकी खोज की थी R.A. मिलिकन ने। R.A. मिलिकन ने खोज की थी कॉस्मिक किरणों की। अगला प्रश्न देखिए, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम। ठीक है, ध्यान रखना, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम होता है। इसके बाद में पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो आप बताएंगे 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, ये पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जर्मन सिल्वर में कौन से संघटक होते हैं? जो जर्मन सिल्वर है उसमें कौन कौन से संघटक होते हैं? तो उसमें होता है एक तो तांबा, एक होता है निकिल और एक होता है जिंक। ठीक है, तांबा, निकिल और जिंक, ये जर्मन सिल्वर में पाए जाने वाले संघटकों के नाम हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, चुंबक झुकाव। चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोक्लोनिक रेखा उसको बोला जाता है। जहाँ पर चुंबक झुकाव होता है उस रेखा को बोला जाता है आइसोक्लिनिक रेखा। ठीक है, आइसोक्लिनिक रेखा उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? तो हवा में उड़ते समय संतुलन बनाने के लिए काम आती है। जैसे जब पक्षी होते हैं, जो पक्षी हवा में उड़ते हैं तो उस समय क्या होता है कि उनकी जो पूंछ है वो संतुलन बनाने के लिए काम में आती है। अगला देख लीजिए, कोशिका ऊर्जा। कोशिका ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का जो ऊर्जा घर है वो बोला जाता है। अगला देख लीजिए, घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। अब जो घर है उसमें बिजली की जो सप्लाई होती है, मतलब कि जो लाइट की जो सप्लाई होती है, उसके लिए 3 तरह के तार प्रयोग होते हैं। एक तो होता है लाइट, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है अर्थ, जिसको हम अर्थिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसी क्रम में तारों का रंग होता है। अब इसी क्रम में देखो, इसी क्रम का मतलब क्या है, एक तो सबसे पहले तो लाइट, एक नंबर पर समझना आप, सबसे पहले तो लाइट, उसके बाद में न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल और उसके बाद में अर्थ, ठीक है। तो याद रखना जो ये 3 है, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इसी क्रम में इन तारों का रंग किस प्रकार का होता है, तो जो लाइट वाला होता है, ठीक है, इसका तो होता है लाल, ठीक है। न्यूट्रल, इस न्यूट्रल का होता है काला, और इस अर्थ का होता है हरा, ठीक है। लाल, काला और हरा, ये 3 वायर पाए जाते हैं और घर में जब बिजली की सप्लाई करते हैं उसमें, तो लाइट का कलर लाल, न्यूट्रल का कलर काला और उसके बाद में अर्थ का कलर, मतलब जो अर्थिंग होता है उसका कलर हरा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थित प्रदीप्त क्यों होता है। मतलब कि जो ध्रुव तारा है वो, जैसे मान लीजिए ये स्टार है, ठीक है। अब ये स्टार है और हम इसको यहाँ पृथ्वी पर से देखते हैं तो ये यहीं पर दिखाई देगा। चाहे हम कभी भी देखें, आपको अगर ये यहीं पर दिखाई दे रहा है तो इसका क्या मतलब है, तो ये समझ लेना पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होने के कारण। जैसे कि जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये तारा हमें यहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो पृथ्वी जब घूमती है, ठीक है, तो उसके अक्ष में स्थित है वो, इसलिए क्या होता है कि जो तारा है वो सीध में होता है, इसलिए ध्रुव तारा अपने स्थान पर प्रदीप्त दिखाई देता रहता है हमें, मतलब एक ही जगह पर। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है। देखिए जो स्टार है वो बनने की प्रक्रिया होती है, एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से सभी जो तारे हैं वो बनते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब कि बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं। अब बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो तारा बनने की प्रक्रिया है वो, उसका जो प्रारंभ है किन गैसों से होता है, तो एक तो है हाइड्रोजन और एक है हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, इनके द्वारा क्या बनता है, तारा बनने की जो प्रक्रिया है उसका प्रारंभ होता है। अब अगला देखिए क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। देखो उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, सबसे पहले तो समझिए, एक तो उपग्रह होता है प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह, और एक होता है कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह। अब जो प्राकृतिक उपग्रह है ये तो आकाशीय पिंड है, ठीक है, आकाशीय पिंड, वे आकाशीय पिंड जो प्रकृति ने निर्मित किए हैं। किसने निर्मित किए हैं, प्रकृति ने निर्मित किए हैं, याद रखना, वे आकाशीय पिंड जो प्रकृति ने निर्मित किए हैं, ठीक है, उनको तो हम क्या बोलते हैं, उनको प्राकृतिक उपग्रह बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो मानव ने बनाए हैं, जैसे मान लीजिए अपने मिशन को पूर्ण करने के लिए जो सैटेलाइट बनाकर अंतरिक्ष में भेजते हैं, उसको कृत्रिम उपग्रह बोला जाता है। अब देखो प्राकृतिक उपग्रह का उदाहरण मैं बताऊं कि चंद्रमा, जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। तो और कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर से जो जिनको मानव ने भेजा है, कहाँ पर, अंतरिक्ष में बनाकर, तो उनको कृत्रिम उपग्रह बोला जाता है। तो कृत्रिम उपग्रह में जो ऊर्जा, मतलब कि शक्ति, ठीक है, कृत्रिम उपग्रह में जो शक्ति होती है उसका स्रोत क्या है, तो उसका स्रोत है सौर बैटरी। क्या है, सौर बैटरी। तो जो सैटेलाइट है उसको अगर हम भेजते हैं अंतरिक्ष में तो उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब जो ऊर्जा है वो किससे प्राप्त होती है, वो प्राप्त होती है हमें सौर बैटरी से प्राप्त होती है, जो कि सोलर एनर्जी से चलने वाली ऊर्जा होती है। जो सोलर एनर्जी मतलब सूर्य का प्रकाश से जो एनर्जी होती है वो सौर बैटरी में संचित हो जाती है, और वो जो सौर बैटरी है वो कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, आकाश का सबसे चमकीला सितारा है, तो आकाश का सबसे चमकीला सितारा है साइरस, ठीक है, साइरस सबसे चमकीला सितारा है। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, लाभ या हानि। देखो ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या होता है, तो उसमें होती है दोस्तों हानि होती है। अगला प्रश्न है, नोबल गैस किस परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती है। मतलब कि जो नोबल गैस है वो परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती है, तो क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने,
8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नोबल गैसें हैं। इन नोबल गैसों की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो क्या करती है, अन्य परमाणु से क्रिया नहीं करती है। अगला प्रश्न देखिए, पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब समझना इस क्वेश्चन को, जो जैसे मान लीजिए पानी में अगर साबुन घोल दिया तो जो पृष्ठ तनाव है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है यदि हम पानी में साबुन घोल देंगे तो। अगला प्रश्न देख लीजिए, पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। जो पटाखे हैं, ठीक है, इसमें लाल रंग होता है। अब लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, तो वो होता है स्ट्रांशियम की उपस्थिति के कारण। ये जो स्ट्रांशियम नामक तत्व होता है पटाखों में जो पाया जाता है, इसलिए पटाखों का कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। अब अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए जो फल है उनको पकाने के लिए यूज किया जाता है एथिलीन का। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि एथिलीन के माध्यम से क्या होता है, जो फल है उसको पकाया जाता है। अगला प्रश्न, फलों का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, जो फलों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है पोमोलॉजी। फलों का जो अध्ययन है उसको पोमोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, रक्त कोष। रक्त कोष में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। जो रक्त कोष है उसमें रक्त किस रसायन के साथ में मिलाकर लगाया जाता है, मतलब रखा जाता है, तो वो है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ। सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ में जो रक्त है, रक्त कोष में रक्त, ये रसायन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है। प्रकाश में ध्रुवण की जो घटना होती है वो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंगे होती है। क्या होती है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अब देखो तरंगे कितने, दो प्रकार की होती है, एक तो अनुप्रस्थ होती है और एक होती है अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ तरंगे होती है और एक अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। तो प्रकाश में ध्रुवण की जो घटना सिद्ध करती है कि प्रकाश की तरंगे कैसी है, अनुप्रस्थ तरंगे है। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रकाश वर्ष में होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष में होते हैं 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर। ठीक है, ये एक प्रकाश वर्ष है, मतलब कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा जो तय की गई दूरी होती है उसको तो प्रकाश वर्ष बोला जाता है। अब उस एक प्रकाश वर्ष में क्या होता है, 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम है, तो वो है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट ये फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाला हाइपोविलियन है। हुक्म का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है, तो ये भौतिक विज्ञान से संबंधित है। हुक्म का नियम भौतिक विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है, तो जो डॉपलर प्रभाव है वो है ध्वनि व प्रकाश से, ध्वनि और प्रकाश से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। मेंडल का नियम आधारित है, तो जो मेंडल है, मेंडल को आनुवंशिकता का जनक भी बोला जाता है। ठीक है, तो आनुवंशिकता से है मेंडल का नियम। मेंडल का नियम आनुवंशिकता से संबंधित है, ध्यान रखना अच्छे से। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। जो स्टील है उस पर जिंक की परत चढ़ाने को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन उसको बोला जाता है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो उसमें आप बताएंगे स्टील पर जिंक की परत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है डायनामो। डायनामो, जो डायनामो है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है, ये ध्यान रखना,
विज्ञान की जो शाखा है जिसका नाम है फोटोसोनिक्स। इस जो फोटोसोनिक्स है इससे किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों पर ध्वनि का प्रभाव, जो पौधे हैं उन पर ध्वनि का जो प्रभाव है उसका अध्ययन किया जाता है। कौन सी शाखा? फोटोसोनिक्स पे। अब इसके बाद में अगला प्रश्न आप देख लीजिए, केस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जाता है? तो पौधों के बढ़ने की दर। केस्कोग्राफ जो यंत्र होता है उससे पौधों के बढ़ने की दर को ज्ञात किया जाता है। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? तो प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। एमिनो अम्ल, प्रोटीन एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन सी अम्लीय है अथवा क्षारीय है? तो जो विटामिन सी है वो है अम्लीय। क्या होता है? विटामिन सी अम्लीय होता है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? क्षणिक आवेश, ट्रांजिट चार्ज नापते हैं। किससे? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, शंट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो अमीटर में। अमीटर में शंट का स्थायी रूप से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? ये डबल पूछा गया है। सोडियम नाइट्रेट व डेक्स्ट्रोट्रेट के साथ में रक्त कोश में रक्त मिलाया जाता है, ये रसायन है, ध्यान रखना। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो ब्लू विट्राल के नाम से। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्राल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का क्या अर्थ है? तो जो कंप्यूटर से संबंधित है कोबोल, उसका अर्थ है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसको क्या बोला जाता है? कोबोल बोला जाता है। गैस विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था ग्राहा ने। ठीक है, ग्राहम ने गैस विसरण का नियम, लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में आपको कल इसी प्रकार के एक लाइन वाले क्वेश्चन बताए जाएंगे, डायरेक्ट याद करें, अच्छा रहेगा। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? ये खाने का सोडा है। तो दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, विज्ञान जो आपकी व्यापम की परीक्षा है उसमें जो पूछे जाते क्वेश्चन हैं उनके लिए, और वैसे जनरल साइंस के ये सारे क्वेश्चन हर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसमें साइंस पूछा जाता है। तो याद रखना, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जनरल साइंस की, उस प्लेलिस्ट को विजिट करिए, आपको समस्त वीडियो आपको मिल जाएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अपडेट आपको मिलती रहे।